कहती है कि देखिए सब कुछ नेगेटिव है तो बाजार से दूर रहिए, क्योंकि कोई भी एक पॉजिटिव चीज़ अगर खोजें तो शायद बाजार में नहीं दिखेगी, इंक्लूडिंग वैल्यूएशन। दूसरी चीज़ ये कहती है कि पैसा तो बाजार में जब डर का माहौल हो तभी बनता है, क्योंकि अगर हम युद्ध की भी अगर बात कर लें अगर, तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध को शुरू हुए 1 साल हो गया, निफ्टी वहाँ से करीब 25-26% ऊपर है। अगर हम यूक्रेन वॉर से जुड़ेंगे तो 50-52% ऊपर है। आपकी सलाह इस वक्त बहुत कीमती है। वो सलाह है ट्रेडर्स के लिए भी काम आएगी और वो निवेशकों के भी काम आएगी। करना क्या है अभी, क्योंकि हम हाई से ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी 6% के आसपास, 6-6.5% नीचे आ गया है बाजार। गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मेरी सलाह निवेशक जो होते हैं ना, मतलब अगले अगले समझ लीजिए कि 6 महीना या 1 साल के लिए लेके रखने वाले हैं, उनको तो बहुत ही काम आ सकती है। ट्रेडर्स तो क्या है, अगर मैं भी अगर ट्रेडिंग करूँ तो मैं आई विल गो विद द फ्लो, बोलते हैं ना, अगर नीचे बाजार जा रहा है तो शॉर्ट जाएंगे या फिर ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग जाएंगे। तो ट्रेडर्स तो एकदम शॉर्ट टर्म ओपिनियन रहता है, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जो थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, उनके लिए देखिए, आज तो रहने दीजिए, लेकिन कल वापस आपको ऐसा एक छोटा मोटा डिप मिले। इनफैक्ट आज स्मॉल कैप इंडेक्स तो 3% से ज्यादा डाउन है। तो वैसा अगर डिप मिले तो इसको आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही लोगे। बाइंग कहाँ करनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इनफैक्ट जब मैं आपके स्टूडियोज में था बॉम्बे में, तब भी यही बोल रहा था कि वैल्यूएशन मेरे को एकदम डिस्कम्फर्ट लग रहा है और स्मॉल कैप से तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं करके। तो जो हमारे पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी था, वहां पे स्मॉल कैप में हमने ट्रिम डाउन किया था। और लार्ज कैप आज के दिन इस गिरावट के बाद जितना भी गिरा है पिछले एक हफ्ते में, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट है। आप अगर ले लो, देखिए आज अगर भारत का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ओवर बीएससी का करीबन 4.3 के आजू बाजू होगा। आप अगर उसको डिवाइड कर लेते हो चार क्वाड्रेंट्स में, मतलब चार भाग में आप अगर डिवाइड करते हो, और अगर आप पहला क्वाड्रेंट लेते हो जिसमें खाली लार्ज कैप आएंगे, समझ लीजिए उसमें से 30 कंपनी में से लार्ज कैप खाली, मतलब 11 कंपनीज ऐसी है जो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। ओवरऑल जो बाजार लग रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसका पी आपको दिखेगा आज के दिन करीबन 18 से लेके 20। तो वैल्यूएशन वाइज डिस्कम्फर्ट लार्ज कैप में बिल्कुल नहीं है। तो अगर बाजार और गिरता है तो लार्ज कैप में आपको डेफिनेटली पोजीशंस बनानी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, काफी हेवी वेट है फाइनेंशियल फाइनेंस स्टॉक्स, पर्टिकुलरली लार्ज कैप बैंक्स, जो लार्ज कैप में मतलब सेंसेक्स और निफ्टी में आते हैं। वहां पे वैल्यूएशन और भी कंफर्ट है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस आज के दिन हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस वगैरह कई चीज है। अब 9 तारीख को शायद आरबीआई की मीटिंग है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वहां पे रिपो रेट में कट हो सकता है, जिससे लिक्विडिटी इन बैंक्स को ज्यादा मिले, तो बाउंस बैक उस तरफ से भी आ सकता है। तो मैं ओवरऑल लार्ज कैप पे बहुत बुलिश रहूंगा। अगर नीचे जाता है तो इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लोगे, और पर्टिकुलरली लार्ज कैप बैंक्स भी लोगे। तो ये आपको करना चाहिए इस समय। और बाकी अगर आप अगर देखते हो, मतलब 101 स्टॉक से जो डेफिनेशन है एम्फी का, 100 तक का लार्ज कैप है, 101 से लेके 250 तक का आपका मिड कैप है, और उसके ऊपर स्मॉल कैप है। तो मतलब स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाओगे तो आपको वैल्यूएशन वाइज काफी स्टॉक्स ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आज भी मिल रहे हैं। तो मैं तो बुलिश रहूंगा बाजार पे। कोई कारण नहीं है कि नीचे जाना है। और ये सेलिंग, देखिए मैं नंबर वन इसको अभी भी मानता हूं कि ये जो एफ एंड ओ में नए रूल्स आ रहे हैं उसके कारण है। तो वाइंड अनवाइंडिंग हो रहा है एफआईआईज की तरफ से, जो पी नोट के वगैरह भारत में निवेश करते हैं। ये चाइना फैक्टर मैं नहीं मानता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि ये तीसरा अटेम्प्ट है चाइना में कि ये लोग फिस्कल स्टिमुलस लेके उसको मतलब पेप अप करना चाह रहे हैं इकोनॉमी को। इकोनॉमी इतनी इजीली नहीं होता है कि आपने एक स्टिमुलस दे दिया और बाजार फटाफट ऊपर चला जाए। और पिछले हफ्ते अगर जो चाइनीज कंपनीज के नंबर्स आए थे, वहां पे ऑलमोस्ट 12 से लेके 15% अर्निंग्स ग्रोथ में फॉल देखने को मिला है। तो ये विवेक नहीं है कि जी। चाइना। हाँ जी। हम्म। जी।
बिल्कुल, बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखते हैं आपसे क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें बाज़ार का मूड ख़राब कर रही हैं और वो हमने देखा भी था कि बीएसई के शेयर में उसके बाद हमने अच्छी रफ़्तार देखी, ₹42 के आस-पास तक शेयर गया भी। अगर नुकसान होता है एफ-एन-ओ ट्रेडिंग में एनएसई को, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बीएसई भी बनेगा। हालाँकि अगर देखा जाए तो एफ-एन-ओ का सेगमेंट वहाँ पर भी है बीएसई पर, बट थोड़ा-सा वहाँ पर क्वांटम कम है एनएसई के मुकाबले। एक काम करते हैं, आपसे विवेक जी वो शेयर ज़रा तैयार रखिए जहाँ पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन कम्फर्ट आ गया। एल&टी अगर हम पिछले 5-6 दिनों में देखें 8-9% नीचे है। एचडीएफसी बैंक की बात करें करीब 10-12% ये भी नीचे है। रिलायंस का शेयर भी अपने रीसेंट हाई से करीब 10-12% नीचे है। क्या इनमें वैल्यूएशन कंफर्ट है, एक्यूमुलेट करना चाहिए? आपसे थोड़ी देर में कोई मान लीजिए पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए अगर किसी को अगर मौके तलाशना हो, 1-2 शेयर जो आपको लगता है कि नहीं सेफ हैं, बढ़िया है, ये लेवल शायद ना मिले अगर बाजार रिकवर हो जाए तो। रिलायंस हो गया, एल&टी हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आपको सही क्या लग रहा है? मिड कैप्स में भी अगर कुछ सही लग रहा है तो वही बता दीजिएगा आप। अभिषेक, देखिए आज एक पॉजिटिव न्यूज आई थी जियो में कि अप्रूवल मिल गया है और एज ए स्पॉन्सर वो लोग अब एएमसी वगैरह चालू कर सकते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में स्टॉक आज बहुत अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन ठीक है, आपको लग था, आपको आज लोअर दामों में मिल रहा है। इनफैक्ट 331 लो दिखा के अभी 337 चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आज या कल तक वापस रिकवरी दिखा देगा आपको। और नॉर्मल, जैसे मैंने कहा, नॉर्मल बाजार होता तो ये 10-12 रुपये ऊपर रहता। तो इसको आप देखिए। तो ये हुआ फाइनेंशियल सर्विसेज से। अब दूसरा स्टॉक अगर मैं देखूं तो इसी का जो पेरेंट है रिलायंस, अब बोनस शायद कल है क्या लास्ट डेट, शायद हाँ आज या कल है कुछ, तो वहां पे आपको मौके दिख रहे हैं वापस। एचडीएफसी बैंक ये अच्छा खासा रिकवरी दिखा के अभी आज वापस है। गिरा है, जहां पे बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन दिया था एचडीएफसी बैंक, वहीं पे वापस आके आज आपको मिल रहा है। तो इस मौके का तो फायदा उठाना ही चाहिए। ठीक है। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आप मौके का फायदा उठा सकते हैं। देखिए बाजार की ये दिग्गज हैं, ऐसा नहीं कि इनके कारोबार में कोई दिक्कत आ गई है। क्या एचडीएफसी बैंक के कारोबार में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्या रिलायंस को लेकर कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्या भारतीय एयरटेल एल&टी को लेकर ऐसी कोई दिक्कतें हैं? नहीं। हाँ, आप ट्रेड को लेकर जो स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं ना, उनके लिए मौके ज़रूर बन सकते हैं इन शेयरों में। लेकिन अगर आपको लंबी अवधि के लिए ख़रीदना है तो आप बिल्कुल आराम से ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। निफ्टी फिर से हम देख रहे हैं कि 24,800 के नीचे है, 250 अंकों की कमज़ोरी, और जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है वो बढ़ गई, चढ़ने वाले शेयरों की संख्या है और कम हो गई। आप देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, मेंट्री, ये 3 शेयर हो गए आपके आईटी वाले। कंजम्पशन से अगर हम बात करें तो आईटीसी है, उसमें हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, टाटा पावर में बहुत तेजी से हमने गिरावट देखी है। श्रीकांत जी, टाटा पावर तेजी से ये शेयर नीचे आए हैं, क्या इसमें शॉर्ट के मौके बन रहे हैं या फिर बाय ऑन डिप्स? हालांकि रिस्की थोड़ा सा है, लेकिन आपकी सलाह क्या होगी? नहीं तो देखिए, जहाँ पे भी कुछ न्यूज़ फ्लो थे कि फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट्स आएँगे और जिसकी वजह से कंपनी में परफॉर्मेंस आ सकता है, उन सभी में भी मैंने देखा है कि कुछ अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, क्योंकि थीमेटिक स्टॉक्स जो होते हैं उसमें ऐसे मौके में कुछ शॉर्ट की पोजीशन बनती है। करंट लेवल्स तो अगर देखा जाए तो आज के दिन में जो इसमें सेल ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेड था कि 5% जितना स्टॉक गिर जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट में स्टॉक था, उसके बाद ये गिरा है। बट अगर मैं कंप्लीट फॉर्मेशन को अगर कंसीडर करता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक गिर के वापस एक बार 410 420 तक भी आ सकता है। तो करंट लेवल से भी 5% 7% की गुंजाइश है कि ये स्टॉक करेक्शन दे सकता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब जाके इसे खरीदें। करंट लेवल से मैं कहूंगा कि अवॉइड करें। ठीक है, खरीदना है तो आप 420 के आसपास खरीदिएगा। और ये जो शेयर है वायदा में दूसरा सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है, सबसे ज़्यादा टूटा है वो है वोडाफोन आइडिया, करीब 7% के आसपास की गिरावट है और 3 महीने में ये शेयर आधा हो गया है। जून में करीब 18.5 रुपये के आसपास का भाव था, अब ये 9 रुपये के आसपास आके स्ट्रगल कर रहा है। आज
₹9 के नीचे भी एक बार के लिए नीचे आया था, वहां से हल्की सी रिकवरी है, ₹9.20 के आसपास का भाव है। आज क्या टेंशन आई है, क्योंकि लगातार बुरी खबरें आ रही हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। कभी क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होती है, तो कभी कस्टमर घट जाते हैं, तो ऐसी चीजें चल रही हैं। आज मुश्किल क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए नई दिक्कत क्या है वोडाफोन आइडिया के लिए? डेफिनेटली अभिषेक, जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि लगातार इस कंपनी के साथ दिक्कतें रहती है और आपने कहा कि ग्राहक घटते जाते हैं, तो मुझे तो याद नहीं कब मैंने देखा था कि इस कंपनी के ग्राहक बड़े होंगे। हमेशा घटते ही गए हैं और आप देखिए सितंबर हो, अगस्त हो, लगातार हमने घटते हुए देखा है। लेकिन आज की जो परेशानी सबसे बड़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 50 वीक लो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जून से अगर आप देखेंगे तो आधा हो चुका है और अब तो ये सिंगल डिजिट का स्टॉक बन चुका है। दरअसल आपको याद होगा, इस कंपनी ने जो स्पेक्ट्रम जीते थे उसके लिए कहीं ना कहीं इनको स्पेक्ट्रम का जो भुगतान है वो करना था, जो बकाया था उसके लिए मॉनिटरिंग दिया गया था। जो मॉनिटरिंग दिया गया था वो दरअसल सितंबर 2025 तक का था, बैंक गारंटी जो देनी थी। और वो मॉनिटरिंग जो है उसके ख़त्म होने के 1 साल पहले इन कंपनियों को या फिर वोडाफोन आइडिया को वो जो बैंक गारंटी है वो जमा करनी थी। और खबर अब ये आ रही है कि बैंक गारंटी जमा करने के लिए यहाँ पे इनने जो अतिरिक्त समय मांगा था या फिर इन्होंने जो छूट मांगी थी उसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया है और इनको कहीं ना कहीं अभी बैंक गारंटी जमा करनी पड़ेगी। अब बैंक गारंटी कितनी है? करीब 24,700 करोड़ रुपए के आसपास की बैंक गारंटी है जो इन्हें जमा करनी पड़ेगी। और ये एक नया सरदर्द है जो कि इस कंपनी के लिए बन गया है, क्योंकि आपको याद होगा हाल फिलहाल में जो कोर्ट की तरफ से एजीआर का रूलिंग आया था उसमें इनको कोई भी राहत नहीं दी गई थी और इस कंपनी को एजीआर का जो कुल बकाया है वो भी भरना था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर कुल कर्ज जो है वो करीब 1.5-2 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ जाता है। नो डाउट कंपनी फंड रेजिंग कर रही है, एफपीओ कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे वैसे फंड जुटा के अपनी जो मुश्किलें हैं उनको हल करे। लेकिन हमेशा आप देखेंगे हर महीने एक नई मुश्किल जो है वो इस कंपनी के सामने निकल के आ जाती है और अब बैंक गारंटी की जो मुश्किल है वो इस कंपनी के साथ निकल के सामने आ चुकी है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि लगातार कंपनी कस्टमर तो गंवा ही रही थी, हालांकि जो रेट था वो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार कस्टमर गंवा ही रही है। एक चीज़ अच्छी हुई इस सेक्टर में कि हाल फिलहाल में जो टैरिफ हाइक है वो हुआ है, उसके लेके सेक्टर को लेके थोड़ी बहुत बुलिशनेस ज़रूर आई है। लेकिन इस कंपनी की जो इंटरनल दिक्कतें हैं वो इस कंपनी पे भारी पड़ रही है और इसके लिए हम देख रहे हैं खबरों का सिलसिला जारी है और स्टॉक का भी गिरना लगातार जारी है। जी हाँ वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हाईलाइट करने के लिए कि आज की दिक्कतें क्या हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो है वोडाफोन आइडिया के लिए जो मुश्किलों का दौर है वो बरकरार है। और अब आप देखिए एजीआर या फिर बैंक ड्यूज़ के भुगतान के चलते जो है ये स्टॉक में वीकनेस है। और साथ ही साथ आप देखिए तो पिछले 3 महीने में ये जो स्टॉक है वहाँ पे 50% से भी ज़्यादा की करेक्शन आ चुकी है। इसके मुकाबले अगर आप फंडामेंटली मजबूत भारती एयरटेल को देखेंगे तो ऐसे गिरते बाजार में भी लगभग 1.5% की तेज़ी जो है ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे बाजार में भी जो कुछ एक सेलेक्ट कंपनीज हैं उनको जो है मार्केट रिवॉर्ड करता हुआ दिख रहा है। पर इस बीच एक बार फिर से निफ्टी बैंक पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब 1100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है। कुछ समय पहले एकाएक इतना बड़ा स्पाइक हमने आते हुए देखा, मात्र 100 अंकों की गिरावट रह गई थी निफ्टी बैंक में, पर उन स्तरों से आप क्लियरली अब देखिए और भी एक गिरावट बढ़ती हुई और निफ्टी 50 भी फिलहाल डे लो के काफ़ी करीब है। पर चलिए इसी के साथ एक और बार वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक